बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदबिस्तान के सामाईन से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। फोर कॉर्नर्स इमरान सीरीज़, मुसन्निफ मजहर कलीम MA। मेजर प्रमोद एम्ब्रे सेंटर को तबाह करते ही इंतहाई तेज रफ्तारी से कार दौड़ाता हुआ अपनी रिहाइशगाह की तरफ बढ़ गया, जहां तारिक पहले ही एम्ब्रे को अपनी कार में डालकर जा चुका था। इस एम्ब्रे को होश आ गया है, वो बड़ी चीखो पुकार मचा रहा है, इसलिए मैंने इसे दोबारा बेहोश कर दिया था। मेजर प्रमोद के पहुंचते ही तारिक ने उसे रिपोर्ट देते हुए कहा, कुछ ज़्यादा तो चोट नहीं लगा दी? इससे तो इंतहाई अहम पूछगिछ करनी है। मेजर प्रमोद ने चौंकते हुए पूछा। नहीं जनाब, वो ठीक है, तारिक ने मुस्कुराते हुए मुअद्दबाना लहजे में कहा। और मेजर प्रमोद तारिक की रहनुमाई में इस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां बेहोश एम्ब्रे मौजूद था। तारिक ने उसे एक सोफे पर लिटाया हुआ था। उसे सोफे पर बिठाकर अच्छी तरह बांधो, मेजर प्रमोद ने कहा, और तारिक इसके हुक्म की तामील में तेजी से हरकत में आ गया। थोड़ी देर बाद बेहोश एम्ब्रे सोफे के साथ रस्सियों से बंधा हुआ बैठा था, लेकिन इसकी गर्दन अभी तक ढलकी हुई थी। वो बेहोश था। फिर मेजर प्रमोद के इशारे पर कैप्टन तारिक ने आगे बढ़कर उसे होश में ले आना शुरू कर दिया। मुसलसल झिंझोड़ने और रक्सारों पर जोरदार थप्पड़ खाने के बाद एम्ब्रे होश में आ गया। कौन हो तुम लोग और मुझे कहाँ ले आए हो? मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो, वरना तुम सब इस कदर खौफनाक अजाब से गुजरोगे कि तुम्हारी रूहें भी बिलबिलाती फिरेंगी। एम्ब्रे ने होश में आते ही बुरी तरह चीखते हुए कहा। तुम्हारी तकरीर खत्म हो गई, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, इसके बाद तुम आज़ाद होगे। फोर कॉर्नर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? मेजर प्रमोद ने इसके खामोश होते ही बड़े बावकार लहजे में कहा। क्या कह रहे हो? कौन सा फोर कॉर्नर्स? मैं किसी फोर कॉर्नर्स को नहीं जानता। मेजर प्रमोद का सवाल सुनते ही एम्ब्रे पहले तो बुरी तरह चौंक पड़ा, लेकिन फिर इसे फौरन ही अपने आप को संभाल लिया। लेकिन इसकी आंखों में अभी तक शदीद हैरत के तासुरात नुमाया थे, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि इसके सामने मौजूद आदमी ने वाकई फोर कॉर्नर्स के मुतालिक सवाल पूछा है। सुनो, मैंने तुम्हारा अड्डा तबाह कर दिया है, लेकिन तबाही से पहले मैंने इसकी मुकम्मल तलाशी ली है, इसलिए तुम्हारे इस इनकार से तुम्हारा मसला हल नहीं होगा। और मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, इसके बाद तुम जिस अजाब से गुजरने की बात कर रहे थे, इससे 1000 गुना ज़्यादा बड़े अजाब से तुम गुजरोगे। मेजर प्रमोद ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मेरा किसी फोर कॉर्नर से कोई ताल्लुक नहीं है, बस मैं कह रहा हूँ तुम फौरन मुझे रिहा कर दो। एम्ब्रे खासा सख्त जान साबित हो रहा था। ओके, मेजर प्रमोद ने बड़े मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, और फिर इसने तारिक की तरफ देखते हुए कहा, इसकी एक आंख निकाल दो, और फिर जब तक ये पता ना बताए इसका एक कान, इसके बाद नाक, और फिर ना बताए तो दूसरा कान, और आखिर में दूसरी आंख। इसके बाद एक एक करके इसके हाथों की उंगलियां, फिर पैरों की उंगलियां, इसके बाद दोनों सीने की सारी हड्डियां घूसे मार मार कर तोड़ दो, और सबसे आखिर में गर्दन की हड्डी तोड़ देना। लेकिन जहां ये पता बता दे वहां रुक जाना, बाकी कार्रवाई माफ। मेजर प्रमोद ने बड़े ठंडे लहजे में कहा और खुद वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गया। सुनो, मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, एम्ब्रे ने बड़ी बुरी तरह चीखते हुए कहा। लेकिन मेजर प्रमोद मुड़े बगैर उसी तरह कदम बढ़ाता हुआ कमरे से बाहर आ गया। इसके साथ ही इसके कान में एम्ब्रे की होलनाक चीख सुनाई दी, और मेजर प्रमोद ने सर हिला दिया। वो समझ गया था कि तारिक ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वो कदम बढ़ाता बाहर बरामदे में आकर खड़ा हो गया। उसे मालूम था कि एम्ब्रे चाहे कितना ही बहुसला क्यों ना हो, इंतहाई कुव्वत बर्दाश्त बहरहाल किसी न किसी जगह आकर शिकस्त खा ही जाएगी। कमरे से एम्ब्रे की मुसलसल करबनाक चीखें निकल रही थीं। खासा सख्त साबित हो रहा है, मेजर प्रमोद ने बड़बड़ाते हुए कहा। अंदर अब खामोशी तारी हो गई थी, लेकिन जल्द ही फिर चीखें शुरू हो गई। बताता हूँ, तुम जालिम बेरहम हो, बताता हूँ। अचानक एम्ब्रे की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी, और मेजर प्रमोद मुस्कुराता हुआ वापस मुड़ गया। बॉस, ये तैयार है बताने के लिए? कमरे में दाखिल होते ही तारिक ने कहा, और मेजर प्रमोद ने देखा कि एम्ब्रे की हालत बेहद ख़राब हो रही थी। इसकी एक आंख, कान और नाक कट चुका था, 4 उंगलियां भी कटी हुई थीं, अलबत्ता एक आंख सलामत थी। तुमने तरतीब गलत कर दी है, मैंने कहा था कि उंगलियों से पहले दूसरी आंख निकाल देना।
मेजर प्रमोद ने सर्द लहजे में तारिक से मुखातिब होकर कहा, सॉरी बॉस, मैं भूल गया था और फिर मैंने सोचा कि शायद ये बता दे। तारिक ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। इसके हाथ में खून आलूद तेज धार खंजर मौजूद थे। खंजर से अभी तक खून बह रहा था। पानी, एम्ब्रे ने डूबते हुए लहजे में कहा। तुम कह रहे हो कि ये बताने पर तैयार है? निकालो दूसरी आंख, मेजर प्रमोद ने कड़क कर कैप्टन तारिक से कहा। इसे एम्ब्रे की पानी वाली बात इस तरह नजरअंदाज कर दी थी जैसे सुनी ही ना हो, और तारिक सर हिलाते हुए तेजी से आगे बढ़ा। रुक जाओ, फॉर गॉड सेक रुक जाओ, मैं बताता हूँ। फोर कॉर्नर्स के हेडक्वार्टर को मैं नहीं जानता। मेरा ताल्लुक तो फोर कॉर्नर्स के सेक्शन 11 से है और मेरा रैंक 0011 है। हमारा बॉस 10 है और इस सेक्शन का बॉस 11 है, एम्ब्रे ने चीखते हुए जवाब दिया। अब इसे पानी पिलाओ। अगर ये हमारे साथ तावन करेगा तो हम भी इससे पूरा तावन करेंगे, मेजर प्रमोद ने सर्द लहजे में तारिक से मुखातिब होकर कहा, और तारिक सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो साथ बाथरूम से पानी का जग लेने के लिए गया था। फोर कॉर्नर्स के कितने सेक्शन हैं? मेजर प्रमोद ने पूछा। 4 सेक्शन हैं, 11, 22, 33, 44 और फिर गेट चीफ बॉस और इसका हेडक्वार्टर, एम्ब्रे ने फौरन जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि मेजर प्रमोद कोई जवाब देता, अचानक इसके कानों में तारिक की चीख सुनाई दी। मेजर प्रमोद बिजली की सी तेजी से घूमा और उछलकर खुले दरवाजे की साइड में हो गया। इसे बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से रिवॉल्वर निकाल लिया था, लेकिन उसी लम्हे बरामदे की तरफ खुलने वाली खिड़की एक जोरदार धमाके से टूटी और फिर कमरे में एक चपटा सा बम एन इस जगह आकर गिरा जहां एम्ब्रे बैठा हुआ था। एक खौफनाक धमाका हुआ और मेजर प्रमोद को यूं महसूस हुआ जैसे कमरे में सूरज उतर आया हो और साथ ही पूरा कमरा किसी खलाई जहाज की तरह आसमान की तरफ परवास कर गया हो। इसका अपना जहन भी धमाके के साथ ही तारीक हो गया था, लेकिन फिर जैसे ही पर्दा यकलख हट जाता है, इस तरह मेजर प्रमोद के जहन से तारीकी छट गई और उसी लम्हे मेजर प्रमोद ने अपने जिस्म पर छत का मलबा गिरते हुए महसूस किया। वो चौंके दरवाजे की साइड में दीवार के साथ खड़ा था, इसलिए छत का मलबा इस पर गिरा जरूर था, लेकिन बेहद कम मिकदार में। अलबत्ता दरमियान में मलबे का ढेर सा लग गया था और फिर एक और खौफनाक धमाका हुआ और छत का लोहे का स्ट्रक्चर जिसमें बजरी और सीमेंट भरा हुआ था नीचे आकर गिरा। इसके सरियों के टूटे हुए किनारे तेज छुरियों की तरह दीवार के साथ खड़े मेजर प्रमोद से रगड़ खाते हुए नीचे गिरे और मेजर प्रमोद को यूं महसूस हुआ जैसे सर से पैर तक किसी ने खंजर की मदद से उसे छील दिया हो। उसके कपड़े धज्जियों की सूरत में हो गए थे और शायद इन्हीं कपड़ों ने उसे बचा भी लिया था, वरना शायद सरियों के ये किनारे उसके जिस्म को भी धज्जियों की सूरत में लीड लीड कर देते। अलबत्ता इसके चेहरे और टांगों पर रगड़ के तेज निशानात उभर आए थे। हर तरफ गर्दो गुबार की मोटी तह फैल गई थी और चंद इंच से ज्यादा फासले पर कोई चीज नजर ना आ रही थी, लेकिन छत का स्ट्रक्चर गिरने के बाद कदरे रोशनी हो गई और मेजर प्रमोद ने चुंधी हुई आंखों से धुंध के पार से चंद साए देख लिए। मेजर प्रमोद तेजी से सिमट कर नीचे बैठ गया। अब वो छत के स्ट्रक्चर के मलबे की ओट में हो गया था। रिवॉल्वर इसके हाथ में था। बॉस, अंदर अफराद की लाशें निकालनी हैं। एक चीखती हुई आवाज मेजर प्रमोद के कानों में पड़ी। बिल्कुल, ये तोहफा तो बॉस को भेजना है, तो बाहर मौजूद सारे आदमियों को बुला लो, जल्दी करो। मेजर प्रमोद के दाएं तरफ मौजूद साए की तरफ से आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही बाकी साए पीछे हटते हुए गायब हो गए, जबकि वो साया जिसे बॉस कहा गया था बदस्तूर वहीं मौजूद नजर आ रहा था। वो अब झुककर किसी को देख रहा था। मेजर प्रमोद तेजी से उठ खड़ा हुआ और फिर जैसे भूखा उकाब किसी चिड़िया पर झपटता है, इस तरह मेजर प्रमोद ने इस साए पर छलांग लगा दी। वो चाहता तो वहीं से फायर करके भी उसे गिरा सकता था, लेकिन उसे मालूम था कि फायर की आवाज से बाहर मौजूद सब अफराद चौकन्ना हो जाएंगे, इसलिए इसने इस पर छलांग लगा दी थी और फिर वो इस साए को दबोचता हुआ नीचे फर्श पर जा गिरा। इस साए ने नीचे गिरते ही बड़ी महारत से मेजर प्रमोद को उछालकर एक तरफ फेंकना चाहा, लेकिन मेजर प्रमोद के जहन पर तो इस वक्त खून सवार था। इसने नीचे गिरते ही पूरी कुव्वत से वो हाथ समेटा जिसमें रिवॉल्वर मौजूद था और फिर खटाक की जोरदार आवाज के साथ ही रिवॉल्वर का दस्ता इस आदमी की नाक पर पूरी कुव्वत से पड़ा और वो आदमी इतने जोर से तड़पा कि मेजर प्रमोद लेटकर साइड में गिरा। लेकिन नीचे गिरते ही मेजर प्रमोद का निचला जिस्म यकलख्त हवा में उठा और फिर इसकी दोनों जुड़ी हुई टांगें पूरी कुव्वत से उठते हुए इस आदमी के सीने पर पड़ी और उसे अपने साथ लेते हुए धमाके से नीचे गिरी और मेजर प्रमोद ने पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़प कर
एक बार फिर रिवॉल्वर का दस्ता इसकी कनपटी पर पूरी कुवत से ठोंक दिया। वो दस्ता मारने के लिए इतनी तेजी से घूमा था कि इसका निचला जिस्म किसी पेंडुलम की तरह दूसरी तरफ घूम गया और ऊपर वाला जिस्म पूरी कुवत से इस आदमी पर जा गिरा और दूसरा वार खासा जोरदार साबित हुआ और वो आदमी साकित हो गया। उसी लम्हे प्रमोद को दूर से भागते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी और मेजर प्रमोद उछलकर खड़ा हो गया। उठते हुए इसने तारिक को भी देखा। वो साया जिसे मेजर प्रमोद ने मारा था इस तारिक पर झुका हुआ था। तारिक औंधे मुंह पड़ा था। इसके सर की पिछली तरफ जर्ब लगाई गई थी, लेकिन इसके जिस्म में मामूली सी हरकत मौजूद थी। वो इस वक्त राहदारी में थे। मेजर प्रमोद ने उठते ही रिवॉल्वर एक तरफ उछाल दिया, क्योंकि कपड़े इस बुरी तरह फट चुके थे कि कोई जेब ही बाकी ना रही थी। और फिर इसने तेजी से झुककर तारिक और दूसरे बॉस का एक एक हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटकर दौड़ता हुआ सामने वाले कमरे में दाखिल हो गया। राहदारी के दूसरी तरफ के कमरे दुरुस्त हालत में थे और उन्हें घसीटता हुआ कमरे के दरमियानी दरवाजे से गुजरकर पिछले बाथरूम में आ गया और फिर इन्हें वहीं छोड़कर इसके बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और चुटकुनी चढ़ा दी। इसके बाद इसने एक तरफ पड़ा हुआ पानी से भरा हुआ बर्तन उठाया और उसे तारिक के चेहरे पर उंडेल दिया। चंद ही लम्हों बाद तारिक झुरझुरी लेकर हरकत में आया और उसने आंखें खोल दी। आवाज़ ना निकालना तारिक, बाहर दुश्मन मौजूद हैं। तारिक के जिस्म को हरकत में आते ही मेजर प्रमोद ने झुककर सरगोशियाना अंदाज में तारिक से कहा और तारिक ने हलक से निकलने वाली बेइख्तियार कराह को भी ज़बरदस्ती दबा लिया। मम मुझ पर पीछे से वार किया गया था, तारिक ने आहिस्ता से कहा। वो पूरी तरह होश में आ चुका था। बातें मत करो, जल्दी करो, हमने फौरन यहाँ से इस आदमी को लेकर निकलना है, मेजर प्रमोद ने होंठ दबाते हुए कहा और तारिक उछलकर खड़ा हो गया। वो हैरत से मेजर प्रमोद को देख रहा था, जिसका कोट और पतलून सामने से धच्चियों की सूरत में बदल चुके थे, लेकिन बुनियान के ऊपर पहनी हुई मखसूस वास्केट और अंडरवेयर महफूज था। मेजर प्रमोद ने जल्दी से आगे बढ़कर बाथरूम की वार्डरोब खोली और फिर इसने बिजली की सी तेजी से फटी हुई पतलून और कोट उतारकर वहीं फेंके और एक पतलून पहनकर ऊपर कोट पहन लिया। इसके बाद इसने बाथरूम की फ्रेंच तर्ज की बड़ी सी खिड़की खोली और दूसरी तरफ झांका। ये इमारत की साइड गली थी और कोई आदमी मौजूद ना था। मेजर प्रमोद को मालूम था कि वो सब इस तबाहशुदा कमरे की छत का स्ट्रक्चर हटाने में मसरूफ होंगे। चुनाचा वो तेजी से खिड़की पर चढ़ा और फिर आहिस्ता से दूसरी तरफ कूद गया। इसे उठाकर मुझे दो, प्रमोद ने तारिक से कहा और तारिक ने झुककर इस बेहोश पड़े आदमी को उठाया और उसे खिड़की में से आधा बाहर लटका दिया। मेजर प्रमोद ने घसीट कर उसे कंधे पर डाल लिया और तारिक भी उछलकर खिड़की से निकलकर बाहर कूद गया। गली की दूसरी तरफ साथ वाली कोठी की दीवार थी, जो ज्यादा बुलंद ना थी। चुनाचा मेजर प्रमोद के इशारे पर तारिक उछलकर इस दीवार पर चढ़ा और मेजर प्रमोद ने कंधे पर मौजूद बॉस को दोनों हाथों से पकड़कर किसी गेंद की तरह ऊपर उछाल दिया। तारिक ने उसे दबोचा और फिर इस सिमत दूसरी तरफ कूद गया। इसके कूदने से हल्का सा धमाका हुआ, लेकिन छत का स्ट्रक्चर तोड़ने की तेज आवाज़ों में ये आवाज़ दबकर रह गई थी। दूसरे लम्हे मेजर प्रमोद ने जंप लगाया और एक लम्हे के लिए इसके पैर दीवार पर जमे। दूसरे लम्हे वो दूसरी तरफ कूद चुका था। ये दूसरी तरफ की इमारत की साइड लगी थी, लेकिन इनके अंदर कूदने का कोई रद्द-ए-अमल ना आया। अलबत्ता सामने बैरूनी तरफ के फाटक की छोटी खिड़की खुली हुई थी और मेजर प्रमोद अभी सोच ही रहा था कि बाहर निकले या नहीं कि उन्होंने एक बूढ़े आदमी को खिड़की में से होकर अंदर आते देखा। इस शक्लो सूरत और लिबास से चौकीदार नजर आ रहा था। इस बूढ़े ने फाटक की खिड़की बंद की और फिर इमारत की तरफ बढ़ने लगा। वो दोनों साइड की दीवार से लगे खड़े थे। बूढ़ा तेज से कदम उठाता इमारत में दाखिल हो गया तो मेजर प्रमोद ने तारिक को वहीं रुकने का इशारा किया और फिर दबे पांव दौड़ता हुआ साइड से निकलकर इमारत के सामने के रुख से गुजरकर बरामदे की तरफ आया तो इसे फोन के डायल किए जाने की आवाज़ सुनी। वो तेजी से आगे बढ़ा तो इसने बरामदे के कोने में स्टैंड पर पड़े फोन के सामने उसी बूढ़े को झुकते हुए देखा। कोठी के तमाम दरवाजे बंद थे। मेजर प्रमोद समझ गया कि कोठी खाली है और सिर्फ चौकीदार वहीं है और वो शायद बाहर की पोजीशन का जायजा लेकर अब पुलिस को फोन कर रहा है। वो तेजी से आगे बढ़ा। चौकीदार अभी आखिरी नंबर डायल करने ही वाला था कि मेजर प्रमोद की आहट सुनकर चौंक कर मुड़ा और फिर सामने मेजर प्रमोद को खड़े देखकर रिसीवर इसके हाथों से फिसल गया। मेजर प्रमोद का चेहरा और सर के बाल गर्द से अटे हुए थे, सिर्फ कोट और पतलून साफ थी। उसी लम्हे मेजर प्रमोद का हाथ लहराया और इस बूढ़े की कनपटी पर एक पटाखा छूटा और बूढ़ा लहराता हुआ फर्श पर गिर गया। मेजर प्रमोद ने आगे बढ़कर इसकी कनपटी पर बूट की टो मारी
और बूढ़े का तड़पता हुआ जिस्म एक झटका खाकर साकित हो गया। मेजर प्रमोद तेजी से आगे बढ़ा और इसे इमारत का अंदरूनी सदर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ और इसका ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। कोठी वाकई खाली थी। मेजर प्रमोद तेजी से वापस भागा और साइड में आकर इसने तारिक को इमारत की तरफ आने का इशारा किया। तारिक इस बेहोश आदमी को उठाए बरामदे की तरफ आया और फिर मेजर प्रमोद ने बेहोश आदमी को बरामदे में ही इससे ले लिया। तुम यहीं रुको, मैं अंदर इससे पूछगछ करता हूँ। ये इन हमलावरों का बॉस है, मेजर प्रमोद ने तारिक से कहा और फिर तारिक के सर हिलाने पर वो इस आदमी को उठाए इमारत के एक दरमियानी कमरे में लेकर आ गया। इसने इस आदमी को नीचे फर्श पर पुश्त के बल लिटाया और फिर इसने इसके दोनों बाजू खींचकर इसके सर के पीछे किए और एक भारी सोफा घसीटकर इसने इसके पाए इस आदमी की दोनों हथेलियों पर रख दिए। इसके बाद वो इसकी दोनों टांगों की तरफ बढ़ा। इसने बिजली की सी तेजी से इसके बूट उतारे और जुराबें खींचकर उतार दी। जुराबों को आपस से बांधकर इसने बंधी हुई जुराबों से इसकी दोनों पिंडलियां इकट्ठी करके इन्हें अच्छी तरह कसकर बांध दिया और फिर खुद वो जाकर इस सोफे पर बैठ गया जिसके पायों के नीचे इस आदमी के हाथ दबे हुए थे। इसका वजन पड़ने पर इसे इस आदमी के जिस्म में यकलख्त तेज हरकत पैदा हुई। मेजर प्रमोद सोफे पर बैठा हुआ था और इसने दोनों पैर इस आदमी के सर के दोनों तरफ रखे हुए थे और वो इस आदमी के चेहरे पर झुका हुआ था। इस आदमी के जिस्म में हरकत महसूस करते ही मेजर प्रमोद ने इसके नथनों में दोनों उंगलियां डाल दी और एक जोरदार झटके से हाथ इसने अपनी तरफ खींचा तो चरर की आवाज के साथ ही इस आदमी के नथने चिरते गए और साथ ही इस आदमी के हलक से एक जोरदार चीख निकली। इसने तड़प कर उठना चाहा, लेकिन इसके हाथ सोफे के नीचे दबे हुए थे और इस सोफे पर मेजर प्रमोद खुद बैठा हुआ था। इसके साथ ही टांगे भी बंधी हुई थीं, इसलिए जाहिर है वो उठना तो कजा, तड़पने के भी काबिल ना रहा था। नाम बताओ, मेजर प्रमोद ने पूरी कुव्वत से उंगली को हुक की तरह मोड़कर उसकी पेशानी के दरमियान ठोंकते हुए कहा और वो आदमी इस पूरी तरह चीखने लगा जैसे उंगली के हुक ने इसकी पेशानी की बजाय रूह पर जरब लगाई हो। नाम बताओ, मेजर प्रमोद ने भेड़िए की तरह गुर्राते हुए कहा और साथ ही दोबारा उंगली का हुक मारा। जाकोरा, जाकोरा, इस आदमी ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। उंगली का हुक मखसूस रग पर लगने की वजह से इसका चेहरा बुरी तरह मस्क हो गया था। हाँ जाकोरा, वन में तुम्हारा क्या ओहदा है? मेजर प्रमोद ने इसके थोड़े से जुड़े हुए नथनों में दोबारा उंगलियां घुसेड़कर एक और झटका देते हुए पूछा और इस बार इसके नथने आधे से ज्यादा चिर गए और इसमें से लहू फराटे भर कर निकला और जाकोरा के हलक और थोड़ी पर बहने लगा। मम, मैं एक्शन ग्रुप का बॉस हूँ, जाकोरा ने करबनाक अंदाज में जवाब दिया। अब वो बेपनाह तकलीफ की वजह से बुरी तरह सर मार रहा था और जब इस बार मेजर प्रमोद ने उंगली का हुक इसकी पेशानी के दरमियान मारा तो जाकोरा के पूरे जिस्म से पसीना उमड़ पड़ा और वो बुरी तरह ईंटने लगा। दूसरी ज़रब इससे भी ज़्यादा तकलीफ देगी क्योंकि तुम्हारे नथने चिरे हुए हैं और अब हर ज़रब तुम्हारे दिल पर बराह रास्त पड़ेगी, मेजर प्रमोद ने गुर्राते हुए कहा और हाथ को दोबारा ज़रब लगाने के लिए उठाते हुए दोबारा कहा, मत मारो, मत मारो, मेरी जान निकल रही है। ओह ओह, खुदा की पनाह, इस कदर तकलीफ। ओह, जाकोरा की हालत इंतहाई खस्ता हो गई थी और वो इस तरह सर मार रहा था जैसे इसे इसके जिस्म के एक एक रेशे को तेज धार खंजर से चीरा जा रहा हो। 11 सेक्शन का हेडक्वार्टर कहाँ है? 10 कहाँ है? इन दोनों के नाम पूरी तफसील से बताओ, मेजर प्रमोद ने कहा और साथ ही इसने हल्की सी ज़रब लगाई, लेकिन ये हल्की सी ज़रब भी जाकोरा की रूह को गहराइयों तक तड़पा गई थी। 11 का हेडक्वार्टर नक्सन एवेन्यू की तीसरी इमारत नक्सन इंटरप्राइजेस के नीचे है। 11 का नाम रिचर्ड है, वो नक्सन इंटरप्राइजेस का जनरल मैनेजर है। 10 नाथन रोड पर 440 नंबर इमारत के नीचे है, वो कंप्यूटर चेकिंग सेंटर है। 10 का नाम रॉजर है। जाकोरा किसी टेप रिकॉर्डर की तरह बोल पड़ा और मेजर प्रमोद का उठा हुआ हाथ पूरी कुव्वत से नीचे आया और इसकी उंगली का हुक इतनी कुव्वत से इसकी पेशानी पर पड़ा कि पेशानी में गड़ा सा पड़ गया। इसके साथ ही जाकोरा यकलख्त तड़पा और फिर इसका जिस्म साकित हो गया। इसका सीना एक जोरदार झटका खाकर साकित हो गया था। वो हलाक हो चुका था। उंगली के हुक ने खून की मेन शरियान को पिचका दिया था। इस तरह खून की रवानी दिल की तरफ जाने से बंद हो गई थी और जाकोरा हलाक हो गया था। अलबत्ता इसका तिबी मुआयना किया जाता तो यही नतीजा निकलता।
कि वो हार्ट अटैक से मरा है। ये मेजर प्रमोद की खास टेक्निक थी। पेशानी की रग का ताल्लुक दिल से था, लेकिन इसकी हिफाजत नथनों के अंदर मौजूद बारीक रगें करती थीं, और अगर नथनों को चीर दिया जाए तो फिर इस रग पर हर चोट का मतलब हार्ट अटैक की सूरत में निकलता था। हल्की चोट का मतलब था कि हल्का सा हार्ट अटैक। ये इस कदर खौफनाक तरीक़ाकार था कि बड़े से बड़ा ताकतवर और मजबूत आसाब का आदमी भी बोल पड़ता था। जाकोरा के मरते ही मेजर प्रमोद उठा और भागता हुआ वो कमरे से निकलकर बाहर आ गया। तारिक वहां एक सतून की ओट में मौजूद था। पुलिस पहुंच गई है, इसके सायरन आप सुन रहे हैं? तारिक ने कहा। हाँ, आओ निकल चलें, काम हो गया है। मैंने इनके मेन सेक्शन और बॉस का पता चला लिया है। अब हमारा काम आसान हो गया है, मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वो दोनों साइड की तरफ दौड़े और साइड से होते हुए उकबी तरफ पहुंचकर वो उकबी दरवाजा खोलकर बाहर सड़क पर आ गए। प्रमोद ने चेहरे और बालों पर दोनों पर हाथ फेरकर अपने चेहरे को कदरे साफ कर लिया। उकबी गली से होते हुए वो मुख्तलिफ गलियों से गुजरकर एक मेन रोड पर पहुंच गए। अब कहाँ जाना है? कैप्टन तारिक ने पूछा। मेन हेडक्वार्टर। अब मैं पूरी तरह तैयारी से इस सेंटर पर चढ़ाई करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी छठी इस कह रही है कि मुझे और ज़्यादा तेज़ी से काम करना चाहिए, वरना अली इमरान और कर्नल फरीदी बाजी ले जाएंगे। मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कैप्टन तारिक ने सर हिला दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।